वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास के उन इम्पोर्टेंट युद्धों के बारे में, उन इम्पोर्टेंट पॉलिसीज के बारे में जिसकी वजह से अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में अपना टेरिटरीज एक्सपेंडेशन करना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि हमें पता है, वो आए थे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने के बहाने, लेकिन धीरे धीरे करके वो भारतीय राज्यों पे अपना कंट्रोल स्थापित करने लगे और इसके लिए ये लोग युद्धों का सहारा लिए। बैटल्स के साथ साथ इन्होंने कुछ पॉलिसीज भी बनाई और भारतीय जितने भी राजा थे उनके मतलब इस ब्रिटिश हुकूमत के सामने कुछ नहीं कर पाए। तो आइए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बैटल ऑफ प्लासी। इसी की वजह से अंग्रेजों ने ये एक उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट विक्ट्री था जिसके बल पे इन्होंने भारत में अपना राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ ही इन्होंने कुछ पॉलिसी चलाई जिनका नाम है सब्सिडियरी अलायंस और साथ ही साथ बैटल ऑफ और साथ ही साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। इसकी स्टार्ट होती है दोस्तों 1651 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री की नींव रखी। वो कहां रखी थी? हुगली रिवर के किनारे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे यहाँ पे सेटलमेंट करना यानी रहने के लिए आश्रय ढूंढना शुरू कर दिया और फाइनल 1696 आते आते इन लोगों ने यहाँ पे फोर्टिफिकेशन भी शुरू कर दिया यानी किलेबंदी भी शुरू कर दिया। ये कह के कि हम व्यापार करने आए, हमें रहने के लिए कुछ जगह चाहिए। फिर धीरे धीरे ये लोग अपने सैन्य बलों को यानी आर्मी को भी यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। जब भी किसी ने पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हमें व्यापार करना है, ट्रेड करना है, तो कहीं किसी दूसरी ताकत के द्वारा हम मतलब हमारे ऊपर हमला न किया जाए, तो हम अपने व्यापार को बचाने के लिए इन आर्मी का यूज कर रहे हैं। ये उनका एक सोचा समझा षड्यंत्र था। इसके बाद इन्होंने मुगल जो भी ऑफिशियल्स थे उनको रिश्वत देके, ब्राइब देके इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट विलेज की जमींदारी भी हासिल कर ली। बाद में औरंगजेब, मुगल एम्परर औरंगजेब को अपने विश्वास में लेके इन्होंने एक फरमान जारी कराया। वो फरमान क्या बोलता है? वो एक ऐसा फरमान था जिसके थ्रू इन्होंने ड्यूटी फ्री ट्रेड स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन इस फरमान का इन्होंने गलत यूज किया और अब किसी भी तरह का टैक्स देने से साफ साफ मना कर दिया। साथ ही साथ इनका पावर इतना बढ़ चुका था, या हम ये कह सकते हैं इनका मन इतना बढ़ चुका था कि अब ये लोग भारत में मतलब इस बंगाल के राज्य में पॉलिटिकल जितने भी अफेयर्स थे उसमें भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद असली सीन यहां से चेंज होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब वहां पे शासन आता है नवाबों का। ठीक है, तो बंगाल के नवाब तब आते हैं मुर्शिद कुली खान। तो फाइनल औरंगजेब की मृत्यु के बाद वहां पे शासन होता है मुर्शिद कुली खान और इनके जो सक्सेसर हैं उनका नाम है अली वर्दी खान और इनके बाद आते हैं सिराज उद दौला। ठीक है दोस्तों, तो मुर्शिद कुली खान आते हैं, उनके बाद अली वर्दी खान आते हैं और फाइनल अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद वहां का कमान संभालते हैं सिराजुद्दौला। यानी कि हम बात करते हैं 1756 में, जब अली वर्दी खान की मृत्यु होती है और अब यहाँ पे शासन आता है सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला जैसे ही ये गद्दी पे आते हैं यानी बंगाल के नवाब बनते हैं, तो अंग्रेजों का ये चाहना था कि किसी तरह से बंगाल की गद्दी पे उनके हाथों की एक कठपुतली बैठे, जिसके वजह से वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप से ट्रेड कर सके, बिल्कुल यहाँ पे मोनोपोली कर सके, एकाधिकार कर सके और कोई इनका विरोध न कर पाए। ये अंग्रेजों की रणनीति थी। ठीक है, लेकिन सिराजुद्दौला ने शासन संभालते ही सबसे पहले अंग्रेजों को वार्निंग दिया, अंग्रेजों के हर नियमों का विरोध किया और अंग्रेजों को साफ साफ शब्दों में कहा कि अब अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा।
आप साथ ही साथ अपने फोर्टिफिकेशन को भी बंद कर दीजिए। आगे कोई भी किलाबंदी आप नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे किसी भी पॉलिटिकल अफेयर्स में अब आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, ये इन्होंने बोला सिराजुद्दौला ने। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला के बीच में काफी वार्ता की कोशिश की गई, लेकिन सारे नेगोशिएशन फेल्ड हो गए। और फाइनल सिराजुद्दौला जो कि गुस्से में आके उन्होंने अपने 30,000 सैनिकों के साथ बंगाल के कासिम बाजार जहां पे अंग्रेजों का राज्य था उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, और जितने भी ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनको जेल में डाल दिया। इसके बाद भी सिराजुद्दौला यहीं पे बस नहीं किए, बल्कि वो आगे चलते गए और अब इन्होंने कोलकाता में पहुंच के, जिसे कलकत्ता बोलते थे तब, वहां पे पहुंच गए और वहां पे भी जितने ब्रिटिश ये फैक्ट्रियां थी इन सब पे इन्होंने कब्जा कर लिया। और जो भी उन लोगों के शिप थे उन शिप को भी पूरी तरह से अपने अधिकारों में ले लिया। इस बात से नाराज होकर ब्रिटिश हुकूमत ने चेन्नई में, मतलब मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति भेजा। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी को लेके जब वहां यहाँ पे पहुंचते हैं तो उन्होंने भी इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर तरह का नेगोशिएशन फेल हो गया। और फाइनल 1757 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल हुआ जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा युद्ध था जिसकी वजह से अंग्रेजों ने खुलेआम रूप से भारत में अपनी सैन्य शक्ति, अपने वर्चस्व को स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। इस बैटल ऑफ प्लासी का मतलब फाइनल इसका कंक्लूजन ये रहा कि सिराजुद्दौला की हार हो गई और इनकी मृत्यु भी हो गई। कारण ये था कि सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपनी तरफ से मिला लिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये रिश्वत दिया था, मतलब ये बात बोली थी कि अगर सिराजुद्दौला की हार होती है तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। और इसी लालच में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखेबाजी कर दी। ठीक है, तो सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया। और इस तरह से अंग्रेजों की ये पहली ऐसी इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी जिसकी वजह से भारतीय हुकूमत भारत में अंग्रेजों के हुकूमत अब धीरे धीरे अपनी सत्ता हासिल करना शुरू कर दी। ठीक है दोस्तों, मीर जाफर से अंग्रेजों के बीच में ज्यादा नहीं चली। ठीक है, क्योंकि इन लोगों के बीच में भी जो इन लोगों का साथ था वो भी धीरे धीरे करके कमजोर होने लगा। और अंग्रेजों ने ऐसे सिचुएशन में मीर जाफर को हटा के इनकी जगह पे मीर कासिम को बैठा दिया। मीर कासिम को सत्ता पे बिठाने के बाद अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अब ये एक ऐसी हाथों की कठपुतली है कि जैसा हम चाहेंगे वैसा ये करेंगे। और अंग्रेजी हुकूमत जो है बीच में पॉलिटिकल अफेयर्स में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ऐसे में मीर कासिम, ठीक है दोस्तों, मीर कासिम ने अंग्रेजों को वार्निंग दिया और अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में हस्तक्षेप ना करें। इस बात से नाराज होकर अंग्रेजों ने मीर कासिम के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है कि ब्रिटिश और इस मीर कासिम के बीच में जो युद्ध हुआ उसे हम बोलते हैं, जो कि 1764 में हुआ, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था जिसे बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बैटल ऑफ प्लासी और उसके जस्ट उसी के रिजल्ट के फलस्वरूप, मतलब उसी के परिणाम स्वरूप ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ठीक है, और इस तरह से इस युद्ध में मीर कासिम को हरा दिया अंग्रेजों ने और उन्हें वहां से बंगाल छोड़ने पे मजबूर कर दिया। और फिर से उस गद्दी पे इन लोगों ने बैठा दिया, किसको? मीर जाफर को। और साथ ही साथ इनसे बोल दिया कि 5 लाख पर मंथ अंग्रेजों को इन्हें खर्च के नाम पे देना पड़ेगा। अब ये और कुछ नहीं थे बल्कि एक अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली थे। तो इस तरह से ये दो युद्ध हैं, एक है बैटल ऑफ प्लासी और दूसरा है बैटल ऑफ बक्सर, जिसका अंग्रेजी हुकूमत ने काफी ज्यादा यूज किया अपने वर्चस्व को बढ़ाने में। और इस तरह से इन्होंने पूरे इंडिया को दिखा दिया कि हम यहाँ पे व्यापार करने नहीं आए हैं, बल्कि हम पूरे भारत पे अपना साम्राज्य करने आए, अपनी हुकूमत करने आए हैं। ठीक है, ये पहली कड़ी थी जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों के उन लोगों की सोच क्या थी इनको यहाँ पे दर्शा दिया। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ इन लोगों ने कुछ पॉलिसीज भी चलाई। तो आइए हम उस इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। सबसे जो पहले इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी उसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। ठीक है दोस्तों,
इसमें क्या होता है कि 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने एक ऐसी पॉलिसी चलाई सब्सिडरी अलायंस। इसके अंतर्गत ये बात बोली गई कि अब कोई भी रूलर जो है अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकता। ये इनकी खुद की नियम कानून थे, खुद की पॉलिसी थी। यानी कोई भी राजा अपना इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकता। उनके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी? ब्रिटिश की होगी। ठीक है, बदले में सारे राजाओं को ब्रिटिश को एक बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी देनी होगी, यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में इन्हें पैसा देना पड़ेगा, मुद्रा देना पड़ेगा, ऐसा इन लोगों का डिमांड था। लेकिन अगर कोई राजा अंग्रेजों के मतलब सेना का सपोर्ट लेने से मना करता है, वो कहता है कि नहीं हमारे पास मेरी खुद की आर्मी है, हमें किसी आर्मी की जरूरत नहीं है, तो आपको अपनी आर्मी को प्रूव करने के लिए अंग्रेजी सेना से ब्रिटिश आर्मी से युद्ध करना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ अपने मतलब आप अपनी सुरक्षा करने में सामर्थ मतलब पूरी तरह से समर्थ हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर उस युद्ध में राजा की हार होती है तो उसकी सारी टेरिटरीज पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई सब्सिडी देने से भी मना करता है तो उस स्थिति में भी अंग्रेज उनकी टेरिटरीज पे कब्जा कर लेंगे। ये थी इनकी एक बहुत ही घिनौनी साजिश। ठीक है दोस्तों, फिर से आप सुन लीजिए। इस सब्सिडी अलायंस के अंतर्गत इनका क्या कहना था कि कोई भी राजा कोई भी रूलर अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकती। उनके राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? ब्रिटिश की होगी। ब्रिटिश आर्मी उनके राज्यों की सुरक्षा करेगी, बदले में बहुत ज्यादा मात्रा में इन्हें धन देना पड़ेगा। और अगर आप देने से इनकार कर देते हैं या फिर देने में समर्थ नहीं हो पाते हैं तो आपके टेरिटरीज का कुछ हिस्सा हम कब्जा कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कोई राजा विरोध करता है कि नहीं हमारी खुद की आर्मी है, हम अपनी रक्षा कर लेंगे, तो आपको अपनी आर्मी की शक्ति को प्रूव करने के लिए अंग्रेजी सेना को हरा के दिखाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं हरा पाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपकी टेरिटरी पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। तो ये ऐसा करके इन लोगों ने धीरे धीरे बहुत सारे राज्यों पे कब्जा कर लिया। जैसे में अवध के रूलर को अपने लगभग आधी टेरिटरीज गंवानी पड़ गई। साथ ही साथ आता है हैदराबाद के निजाम को भी अपने कुछ पार्ट्स को गंवाना पड़ गया। ये अंग्रेजों की साजिश थी। लेकिन अंग्रेजों ने इतने ही पे बस नहीं किया दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने एक और ही बहुत ही सोची समझी पॉलिसी चलाई जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सबको पता होगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये पॉलिसी शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका मेन नजरिया क्या था? इसके अनुसार इन्होंने ये बोला था कि अगर कोई भारतीय शासक, अगर कोई भारतीय इंडियन रूलर अगर वो मर जाता है बिना किसी मेल हायर के अगर वो मर जाता है तो ऐसे सिचुएशन में उसके सारे राज्य पे अंग्रेजी हुकूमत का कब्जा होगा। देखिए ये कैसा हम कह सकते हैं कि एक खराब नीति था भारतीय राज्यों पे कब्जा करने का। फिर से ध्यान से सुनिए, लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसी नीति बनाई इसके तहत ये बोला गया कि अगर कोई भारतीय रूलर मर जाता है बिना किसी मेल हायर के तो ऐसे सिचुएशन में उनके टेरिटरीज पे अंग्रेजों का कब्जा होगा। हाँ, अगर कोई राजा ये बोलता है कि नहीं मेरा कोई बेटा नहीं है लेकिन मैंने गोद लिया पुत्र है, तो अंग्रेजों का ये मानना था कि एडॉप्टेड सन वो मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर कोई एडॉप्टेड सन की बात करता है तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या है, मान्य नहीं होगा। यानी अपना खुद का बेटा होना चाहिए, अगर नहीं होता है, अगर लड़का नहीं होता है लड़की होती है, फिर भी वो राज्य पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। यानी मेल हायर होना चाहिए, और अगर आप एडॉप्टेड सन लेते हैं तो वो भी मान्य नहीं होगी। इस तरह से करके अंग्रेजों ने इस पॉलिसी के तहत बहुत सारे राज्यों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सतारा, संभलपुर, नागपुर, झांसी, इन सारे राज्यों पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। झांसी के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि रानी लक्ष्मीबाई, उनका अपना खुद का बेटा नहीं था, उन्होंने गोद लिया, पुत्र भी था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको मानने से इनकार कर दिया और इसके विरोध में इन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। लेकिन बाद में इनको हार का सामना करना पड़ा और इनको मार दिया गया और अंग्रेजों ने झांसी पे भी कब्जा कर दिया। तो ये दो पॉलिसी जैसे हैं, स्पेशली किसकी बात करते हैं? सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
इसका मेन उद्देश्य यही था कि अंग्रेज किस तरह से भारतीय हुकूमत पे अपना वर्चस्व बढ़ाए, किस तरह से एक एक करके सारे राज्यों पे कब्जा कर लें, और इस तरह से ये अंग्रेज सक्सेसफुल भी हो गए, क्योंकि धीरे धीरे आपको पता ही है कि 200 सालों तक ये लंबी लड़ाई लड़ी गई, तब जाके हमें आजादी मिली। तो अंग्रेज एक काफी सोची समझी साजिश के तहत भारत में आए थे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये चारों टॉपिक आज के समझ में आए होंगे। जो चारों टॉपिक हैं वो हैं बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, सब्सिडी अलायंस और साथ ही साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप इसे कमेंट में जरूर लिखें, और साथ ही साथ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, ताकि हम आने वाले समय में आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर वीडियोज ला सकें जो आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए काफी ज्यादा योगदान कर सकें। थैंक यू सो मच।